नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपका जो सामान्य विज्ञान का अगला टॉपिक देखते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? बर्फ जब पानी में तैरती है, पानी में क्यों तैरती है? वह किसके कारण तैरती है? तो उसका रीजन क्या है? तो बर्फ का पानी के ऊपर तैरना, उसमें बर्फ में वायु भरी होती है इसलिए तैरता है, या फिर बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता है, या फिर पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है इसलिए तैरता है, या फिर बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। तो इसलिए इन सभी के बारे में हम देखेंगे। भाई पानी में वायु भरी होती है ऐसा तो संभव नहीं है। यानी आपको देखा है किसी बर्तन के अंदर आपने पानी के अंदर क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, और वह उसके ऊपर तैरेगा। पानी के ऊपर क्या है, बर्फ का टुकड़ा तैरता है, न कि इसके अंदर डूब जाता है। तो उसका जो ऊपर तैरने का रीजन यही है कि अगर बर्फ में वायु भरी होती है ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बर्फ का घनत्व है जो कि पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसलिए है जो कि बर्फ आपके पानी के ऊपर तैरती है। अगर क्या होता, बर्फ का घनत्व अगर पानी के घनत्व से ज्यादा होता तो ये बर्फ है जो कि इसके नीचे तल के चली जाती, ठीक है, ये ऊपर नहीं तैरती। तो इसलिए इसका मेन रीजन यही है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो जो कि पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है ऐसा संभव नहीं है। बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ज्यादा होता, पानी से अगर घनत्व ज्यादा होता, यह बर्फ कहां पर होती, यहां पर होती, यह ऊपर तैरने के बजाय नीचे डूब जाती, ठीक है। जिस प्रकार मान लीजिए लोहे का गोला होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी पानी के भरे बर्तन के अंदर आपने एक लोहे का गोला डाल दिया, तो वह ऊपर तैरेगा या फिर नीचे चला जाएगा? तो वह नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि पानी के घनत्व से लोहे के गोले का घनत्व ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है जो कि डूब जाता है, ठीक है। इसके कारण है जो कि बर्फ है जो कि कम घनत्व के कारण है जो कि ऊपर तैरती है, ठीक है। आपका मेन क्वेश्चन तो ये हो गया, और आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक ऑप्शन और बनता है, एक इसी के माध्यम से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व कई बार पूछा गया एग्जाम में, 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। यह आप हमेशा के लिए याद रखिए, 4 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत पृथ्वी को किस से बचाती है? तो आपकी ओजोन परत आपने देखी होगी, सुना होगा, पढ़ा होगा। ओजोन परत है जो कि पृथ्वी को किस प्रकार पृथ्वी की सुरक्षा करती है, पृथ्वी को किस किरणों से बचाती है? उल्कापिंड से, या फिर अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण से, या फिर हानिकारक वायु से, या फिर अंतरिक्ष से मलबा से, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है, किससे बचाती है? सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है। यहां पर आप सूर्य की हानिकारक, यहां लिखो हानिकारक,
ठीक है, सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या बचाता है, आपकी ओजोन परत बचाती है। ठीक है, इसी कारण इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, 16 सितंबर को 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि एक तो आपकी ओजोन परत है जो कि पृथ्वी को किससे बचाती है, सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, ये आप 2 चीज यहां से नोट कर लीजिए। तो आपका उल्कापिंड आपका क्या हो जाएगा, गलत, यानी उल्कापिंड से ओजोन परत आपको नहीं बचाती है। आपका आंतरिक मलबा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हानिकारक वायु, ठीक है, हानिकारक वायु नहीं है, इसमें हानिकारक किरणें हैं। ठीक है, और वह भी कौन सी, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो यहां से आप देखिए आपके पास बचा कौन है, अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरणों से। ठीक है, यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह ट्यूब कौन सी है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, या फिर क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, या फिर मैग्नेट्रॉन ट्यूब, या फिर ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ये चारों ट्यूब आपको दिख रही है। इनमें चारों में से माइक्रोवेव ओवन के अंदर कौन सी ट्यूब प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये करेंगे कि ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये किसका है, जो कि आपका चित्र दिख रहा है, ये आपको फोटो दिख रही है, ये किसकी है, ये है आपका माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन है जो कि सभी का देखा हुआ है, प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। तो इसका जो कि कार्य क्या होता है, ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसको आम तौर पर कहे तो साधारण घरेलू उपयोग के लिए लिया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, क्यों करते हैं। तो इसमें आप देखिए माइक्रोवेव ओवन, तो ये क्या है, माइक्रोवेव ओवन, सभी का देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ है तो आप कभी देख लीजिए, अगर नहीं, नाम भी नहीं सुना है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसका कार्य कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग मैं बता देता हूँ आपको कि ये होता है आपका अगर कभी भी जल्दबाजी में आपको खाना तैयार करना हो, या फिर किसी खाने की सामग्री को गर्म रखने के लिए, जिस प्रकार आप रेफ्रिजरेटर के अंदर आप किसी खाद्य सामग्री को ठंडा रखते हो या फिर सुरक्षित रखते हो, तो फ्रिज के अंदर तो आपका क्या है, ठंडा रहता है। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु जिसको आपको ठंड में रखकर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ठंड में रखकर सुरक्षित रखा जा सके, उसको तो आप किस में रखोगे, फ्रिज के अंदर। किस में रखोगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर आपका सेकंड नाम क्या है, फ्रीजर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का उपनाम क्या है, यहां पर आप समझ लीजिए, साधारण आपकी भाषा में आपको फ्रिज कह सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी भी मिलेगा तो आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसमें वह खाद्य सामग्री रखी जाती है जो आपको जिस सामग्री को ठंडा रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ठंडक के लिए किसी खाद्य सामग्री को सुरक्षित किस में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में। किस में, फ्रिज में रखा जाता है। उसी का एकदम से विपरीत बहुत सारे हमें जो कि खाद्य सामग्री ऐसी भी होती है जिसको हमें ठंडे वस्तु में नहीं रखकर उसको गर्म के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका कचौरी है, समोसा है, इनको आप फ्रिज के अंदर रख दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, वह खराब हो जाएगी। तो इसको फ्रिज में न रखकर किस में, बाहर रखोगे तो वह वैसे खराब हो जाएगी। तो इसको रखने के लिए उसका जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेटर का एकदम से अपोजिट क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है। तो माइक्रोवेव ओवन का कार्य होता है किसी वस्तु को गर्म रखने का कार्य कौन करता है। ठीक है, आपने कचौरी समय से तैयार करके इसके अंदर रख दिया, और क्या है, जैसे भी आपको ज्यादा लिमिट तो नहीं होती है इसकी, लेकिन जितनी फ्रिज की होती है उतनी इसकी होती है। ये अपने अंदर रखी हुई वस्तु को
जो कि गरम के बावजूद है, जो खराब नहीं होने देती है। तो आप समझ सकते हैं कचौरी है, समोसा, इसी प्रकार कोई गर्म आइटम जिसको हमें कुछ समय के लिए हमें सुरक्षित रखना है और गर्म रखना है, तो इसको किस में रखोगे? माइक्रोवेव ओवन के अंदर। इसमें किसी वस्तु को गर्म किस प्रकार किया जाता है? यह है, इसके अंदर होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या होती है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब है जो कि किसकी तरह कार्य करती है? ये वस्तु को उस तरह गर्म करती है, वस्तु को उस हिसाब से गर्म करती है जिस प्रकार हमारे जो कि सूर्य की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती है, सूर्य की किरणें है जो कि हमारे शरीर पर या हमारे चेहरे पर किस प्रकार से पड़ती है, उसी प्रकार है जो कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब की किरणें है जो ना इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो भी सामान रखा जाता है इसके अंदर सूर्य की किरणों के समान है, अपना क्या किरणें डालती है और किरणों के माध्यम से क्या करती है? वस्तु को गर्म करती है। ठीक है, तो यह आप क्या करेंगे? सूर्य की किरणों के समान। क्या करती है? सूर्य की किरणों के समान है, जो कि वस्तु को क्या करती है? गर्म करती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ट्यूब लगी होती है वह कौन सी होती है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। ठीक है, तो आप इसका मान लीजिए, ये आप चीज नोट कर लीजिए, मैग्नेट्रॉन ट्यूब है जो कि किसके अंदर प्रयोग की जाती है? किसके अंदर? माइक्रोवेव ओवन के अंदर। ठीक है, तो आप माइक्रोवेव ओवन का जो कि कार्य वगैरह सब समझ गए होंगे और आप इसी के माध्यम से रेफ्रिजरेटर का भी समझ गए हो। दोनों का क्या होता है? एकदम से अपोजिट। गर्म रखने के लिए कहां पर रखोगे? ओवन के अंदर, और ठंडा रखने के लिए फ्रिज के अंदर। ठीक है, तो यहां से दोनों के बारे में आसानी से समझ गए। इसी के माध्यम से अगला क्वेश्चन देखो, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? तो सबसे पहले तो आप यहां से कंफ्यूज ना हो, ये डेजर्ट कूलर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर ये आपको देखो थ्योरी भाषा में आपको नाम ऐसा दे रखा है डेजर्ट कूलर। ये कूलर आपने घरों में साधारण आप जो घरों में यूज करते हो वही कूलर है। ठीक है, कौन सा कूलर है? ये कूलर तो सभी का देखा हुआ है, किसी प्रकार कोई नया नहीं है, सेम टू सेम होता है। इसके अंदर एक फैन होता है, एक पंखा लगा होता है, एक पानी की मोटर लगी होती है, इसके अंदर पानी होता है। क्योंकि एक तो साधारण पंखा है, ये तो ओनली फॉर हमें हवा देता है। ठीक है, उसमें ओनली फॉर किसी की जरूरत नहीं होती है। ओनली क्या होती है? हमें ऐसी सप्लाई की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वह हमें हवा प्राप्त कर सके। लेकिन कूलर के अंदर क्या होता है? हमें ऐसी सप्लाई के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता क्यों होती है? किस कारण होती है? क्योंकि ये इसके अंदर पानी है, इस पानी के माध्यम से हमें क्या है? ठंडी हवा प्राप्त कराता है। क्या कराता है? ठंडी हवा प्राप्त कराता है। तो इसी के माध्यम से आप समझ ले कि डेजर्ट कूलर आप सभी का देखा हो, इसका कोई विशेष कार्य क्या होता है? रूम को ठंडा करना। अब रूम को ठंडा करना होता है तो वह किस माध्यम से शीतलन का आधारित करता है? इसमें मेन आपका पॉइंट ये है, शीतलन किस पर का आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, या वायु पुनः निर्जलीकरण, या फिर वाष्प शीतलन के कारण। तो आप अगर साधारण भाषा में माने तो वाष्प शीतलन के कारण हमें ये ठंडी उष्मा देता है। क्या देता है? ठंडी हवा देता है। रूम के अंदर ठंडी हवा देता है, किसके कारण देता है? वाष्प शीतलन के कारण। अब आप कहोगे वाष्प शीतलन किस प्रकार देता है? तो इसमें आप समझेंगे डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्प शीतलन पर आधारित है। सबसे आपका पहला पॉइंट ये रहेगा, डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्प शीतलन पर आधारित है, मेन पॉइंट। दूसरा, इन कूलरों में बाहर की गर्म हवा, इसको कभी भी आप किसी कमरे की दीवार के पीछे टच करके रख दो, ठीक है, फिर उसके अंदर पानी डाल दो, ये आपको ठंडी हवा नहीं देगा। ठंडी हवा नहीं देगा तो ठंडी हवा दिलाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? इसका देखो जो एक सिरा होता है फैन वाला, उसको तो आप कहीं पर टच कर दो, लेकिन बाकी आपका 3 सिरा दिख रहा है, 3 फलक दिख रहा है, जिसमें ये चटाई वगैरह घास लगा रखा है ना, एक पीछे का एक उस साइड का। इन 3 सिरों को क्या रखा जाता है? एकदम से खुला, स्वतंत्र, ठीक है, वायु के अंदर एकदम से स्वतंत्र रखा जाता है। उनसे क्या करता है? ये पीछे से हवा ग्रहण करता है,
ये तीन साइड से क्या है, हवा कैच करता है और तीनों साइड से गर्म हवा कैच करके और आपको जो कूलर के अंदर पानी चलता है और उस पानी के माध्यम से है, जो कि वह पानी क्यों चलता है, वह बाहर के तापमान को क्या कर देता है, सोख लेता है और सोख लेने के बाद में हमें ठंडी उष्मा आपको क्या कर देंगे, प्रदान करा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कभी भी कूलर को ठंडी हवा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कूलर का जो 3 भाग है उसको एकदम से स्वतंत्रता पूर्वक वायु में खुला रखा जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप रूम के कोने में डाल के उसको चालू कर दिया और आप बोल रहे हो ठंडी हवा नहीं दे रहा है। तो कभी भी पीछे से अगर क्या है, पीछे दीवार है, कुछ भी हो, पीछे से जब इसको खुली हवा नहीं मिलेगी तब तक आपको ये ठंडी हवा नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये किसके कारण देता है, ये बाहर की गर्म हवा पानी से ऊपर से गुजरती है, पानी टपकता है, देखा आपने, एक एक बूंद करके इसके अंदर पानी टपकता है। ठीक है, और इससे पानी के ऊपर से जो हवा गुजरती है, पानी की बाहरी से उष्मा लेकर वाष्पित कर लेता है, बाहर की जो गर्म उष्मा है उसको पानी कैच कर लेता है और इस प्रकार उष्मा विनिमय के कारण, किसके कारण है, विनिमय के कारण आपको तापमान कम करके आपको ठंडी हवा प्रदान करा देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मेन पॉइंट था, वाष्प शीतलन के कारण हमें जो कि ठंडी हवा देता है। ये हो जाएगा आपका कूलर का विवरण। और अगर इसी प्रकार कूलर का पूरा विवरण हम पढ़ेंगे आगे, जब कूलर की थ्योरी पढ़ेंगे उस समय आपको कूलर का एक एक करके सभी क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। जब आगे हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर वगैरह है, तो ये सब क्या करेंगे, एक एक करके पूरे के पूरे जो घरेलू उपकरण है उनको हम एक क्लास में लेंगे अलग से। तो उससे पहले ये आपका बेसिक है, उनके लिए आपका जनरल साइंस से रिलेटेड होता है ये 1-2 क्वेश्चन, तो ये इन सभी को क्या कर लेंगे, साइंस में काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जब आपका क्या होगा, अलग से इसको कूलर वगैरह, रेफ्रिजरेटर है, एसी, इन सब को क्या करेंगे, एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, आपकी माचिस की तिल्ली लगातार तेजी से जलेगी। ठीक है भाई, माचिस की तिल्ली लगातार तेजी से जलती है, या फिर माचिस की तिल्ली लगातार धीमे लो के साथ जलती है, या फिर माचिस की तिल्ली बुझ जाती है एवं गैस से पॉप ध्वनि के साथ जल जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आप बताएंगे कि एक जलती हुई माचिस है, ठीक है, एक माचिस है, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली है, उसको जब हम हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा, माचिस की तिल्ली लगातार तेजी से जलेगी, या फिर धीमी पड़ जाएगी, या फिर बुझ जाएगी। यह कौन सा रीजन होता है, तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस से स्वयं क्या है, ज्वलनशील गैस है। क्या होती है, ज्वलनशील गैस है। अगर क्या होता है, दो ज्वलनशील को एक साथ कर दे तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, तो हाइड्रोजन गैस के जलने की दर इतनी तेज होती है, हाइड्रोजन गैस के जलने की दर इतनी तेज हो जाती है कि जब माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस को पास में ले जाते हो, ठीक है, संपर्क में लाया जाता हो, तो वह जलने की आवाज पॉप सुनाई देती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉप ध्वनि के साथ सुनाई देगी। ये गैस क्या होती है, पॉप ध्वनि के साथ सुनाई देती है, और क्या हो जाता है, ध्वनि के साथ जल उठती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि लगातार तेजी से जलना संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माचिस की तिल्ली लगातार धीमी लो के साथ जलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगी। ये किस में काउंट हो जाएगी, पॉप ध्वनि के साथ, गैस से पॉप ध्वनि के साथ जल उठेगी। ठीक है, आपकी माचिस है जो कि किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है,
प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत कौन सा है? आप देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो इन सभी कारणों के बारे में आप देखिए, ये सभी सिद्धांत है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन व व्यतिकरण, इन सभी आपके सिद्धांतों में से प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है? तो ये आप देखिए, प्रकाश तंतु है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। किसके? प्रकाश तंतु। यहां से देखिए, प्रकाश तंतु किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से आप एक चीज नोट करिए, प्रकाश तंतु कभी भी आ जाए, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन से पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, व्यतिकरण, ये प्रकाश तंतु के लिए लागू नहीं है। ये तीन क्या है? ये तीन है जो कि प्रकाश तंतु के लिए लागू नहीं है। तंतु के लिए लागू नहीं है, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपवर्तन, जो कि आपका उपवर्तन, प्रकीर्णन वह व्यतिकरण, ये तीनों है जो कि प्रकाश तंतु के लिए क्या नहीं है? लागू नहीं है। ये तंतु उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे होते हैं, ठीक है। क्या होता है? उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे के होते हैं। जब प्रकाश किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम सतह पर आपतित हो रही हो तो वह आपतन कोण कायांतिक कोण से अधिक, जब प्रकाश से अपवर्तन नहीं होता है इसके कारण, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तन होकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना, यह क्या होता है? इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखो, प्रकाश तंतु है जो किस पर निर्भर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। प्रकाश तंतु है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए अगला देखिए, कुल आंतरिक परावर्तन होता है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, किससे किस में जाता है? प्रकाश जब हीरे से कांच में जाता है, या फिर जल से कांच में जाता है, या फिर वायु से जल में जाता है, या फिर वायु से कांच में जाता है। तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? हीरे से कांच में जाता है तो आपका क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन। किस में जाता है? हीरे से कांच में जाता है तो आपका प्रकाश क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आपका हीरे से प्रकाश कांच में जाता है तो आपका क्या होता है? कुल आंतरिक परावर्तन होता है। किस में होता है? वह भी कांच के अंदर होता है। दोनों में, हीरे और कांच में, किस में होता है? कांच में होता है। कांच के अपवर्तन से हीरे का अपवर्तन अधिक होता है, ठीक है। कांच के अपवर्तन से हीरे का अपवर्तन क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। कांच के अपवर्तनांक के कारण हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक से हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए कांच से
कांच के सापेक्ष हीरा क्या होता है, संघन माध्यम होता है। कांच के सापेक्ष हीरा क्या होता है, संघन माध्यम से होता है। हीरा संघन माध्यम में होता है। क्या होता है, संघन माध्यम होता है। ठीक है, इसी तरह कांच के सापेक्ष जल तथा जल के सापेक्ष वायु एवं कांच के सापेक्ष वायु विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल माध्यम होता है। अतः इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन लागू नहीं होता। क्या नहीं होता है, इन बाकी के अंदर जल से कांच व वायु से जल व वायु से कांच, इन सभी के अंदर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि इनमें क्या होता है, सापेक्ष वायु विरल माध्यम होता है। ये क्या होता है, संघन माध्यम। संघन माध्यम ये क्या होता है, विरल माध्यम। तो इन सभी में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है, तब आपका माध्यम क्या होता है, संघन माध्यम हो जाता है। जिसे आप नोट करिए, कुल आंतरिक परावर्तन होता है किसमें, हीरे से कांच में प्रकाश जाता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़ा एक सिक्का को देखता है, ठीक है, यह आपका क्या है, ये क्या है, एक बाल्टी है और इसमें क्या है, पानी। एक पानी की भरी बाल्टी आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर मान लीजिए ये बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उससे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। ठीक है, हमेशा आप देख लीजिए, यहां पर आपको जो कि हमेशा होता है, जब आपका कोई पानी के अंदर कोई सिक्का या फिर वो वस्तु पड़ी होती है और इसको जब आप ऊपर से देखते हो, तो ये वस्तु ये आपके नीचे के तल से, इस बाल्टी के तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। जबकि ये होता कहाँ पर है, एकदम से नीचे वाले तल के ऊपर होता है, लेकिन आपको दिखाई कहाँ पर देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये बोल रहा है, ये सही है या फिर गलत है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उससे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से, भाई वास्तविक स्थल तो कौन सा हो जाएगा, भाई वास्तविक स्थल तो ये हो जाएगा आपका जहां पर पानी और सिक्का पड़ा है, वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। यानी आप तो ऊपर से देखो, भाई बाल्टी में अब सिक्के को कहां से, ऊपर से देखते हो, तो ऊपर से मतलब मान लीजिए बाल्टी की जो कितनी पूरी जो की लंबाई है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 का मतलब ये आपको कम दिखाई देता है, 30 का मतलब ये आपका 27 से 28 पे दिखता है, तो आपका क्या हो जाता, निकट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। तो हमेशा मान लीजिए ये बोल रहा है अपेक्षाकृत निकट लगेगा, ऐसा महसूस होता है, जबकि रियल में है नहीं। वह किसके कारण होता है, वे आगे बात करेंगे। तो ये तो आप सभी ने देखा है कि पानी का सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सेकंड में क्या कहता है, ये आपका हो गया कथन नंबर 1। इसके बाद में आगे में देखो कथन नंबर आपका 2 क्या कहला है, यदि जल के अंदर कोई वस्तु जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है। क्या लगता है, अधिक ऊंचाई पर लगता है। यही सेम टू सेम है यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति यहां से देखता है, ठीक है, कहां से देखता है, व्यक्ति जल तल से ऊपर से एक सिक्के को देखता है, इसी सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थान से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। कितना ऊंचाई पर लगेगा। तो इसका बात ये आपके झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इन दोनों की बात आपको क्या लग रही है, तो आप दोनों की बात को भी आपको क्या करना होगा, सही मानना होगा। तो इसलिए इन दोनों की बात को आप मद्देनजर रखते हुए दोनों की बात को अगर राइट मानो तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दोनों की बात सही है। ये बोले उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है,
तो आप कहेंगे कथन नंबर 1 और 2, या फिर कथन नंबर 1, या न तो कथन 1 और न ही 2, या फिर केवल 2। तो हमारा कथन दोनों सही हो रहा है ना। आपका 1 नंबर कथन भी सही हो रहा है, 2 नंबर भी हो रहा है, तो आप कहेंगे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1 और 2 दोनों के दोनों आपके क्या है, क्लियर मैच हो रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप कभी भी आप देखेंगे तो आपको वस्तु हमेशा नीचे तल से ऊपर उठी हुई नजर आएगी, ठीक है। और वह किसके कारण आएगी, उसको क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर उसका व्यतिकरण, सब क्या करेंगे हम जब अलग से क्लास होगी, प्रकाश की अलग से क्लास होगी, उसकी विस्तार पूर्वक है, जो कि एक ही क्लास में प्रकाश का पूरा है, जो कि विवरण बता देंगे। तो इससे पहले ये आपके हो जाएगा बेसिक चर्चा पे। अगर बात करें इसका अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदीप्ति नलिकाएं के साथ चौक असंजित होता है तो चौक कुंडली क्या कार्य करता है। भाई यहां पर देखो चौक कुंडली क्या काम करता है। यहां पर देखो आपको 3 से 4 नजर आ रहे हैं, 3 से 4 आपको नाम दिख रहे हैं ऊपर। तो ये नाम अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ये नाम अगर किसी अन्य भाषा में होता तो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाता, ठीक है। ये नाम आपको देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, प्रतिदीप्ति नलिकाएं। प्रतिदीप्ति क्या होती है, नलिकाएं होती है। अब एक प्रतिदीप्ति नलिकाएं, एक हो जाता है आपका चौक, एक हो जाता है असंजित या फिर कुंडली वगैरह। ये नाम आपको देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, और ये नाम जब आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन आप इसको देखो, हमेशा एग्जाम में जब भी जाते हो तो साइंस के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश वाले को भी यूज करो, क्योंकि आपको क्या है कई बार आपका क्वेश्चन गलत कब होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। ट्यूबलाइट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, किसके बारे में, फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत कब होता है, क्या होता है, ये आपकी ट्यूब हो जाएगी, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब सभी की देखी हुई है, घरों के अंदर लगती भी है। तो आप देखिए ये प्रतिदीप्ति नलिकाएं किसको बोलते हैं, इसका हिंदी नाम क्या है, शुद्ध हिंदी बोले तो प्योर निम्बी पैटर्न के अंदर देखिए तो आपका प्रतिदीप्ति नलिकाएं। क्या होता है, प्रतिदीप्ति नलिकाएं। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब। अगर आपको इस प्रतिदीप्ति नलिका की जगह, प्रतिदीप्ति नलिका की जगह ये फ्लोरोसेंट ट्यूब आपको दिख जाता तो आप आसानी से समझ जाते किसके बारे में बात की गई है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, घरों के अंदर लगी होती है। यानी आपका बल्ब के अलावा आपके जो घरों के अंदर ट्यूबलाइट लगती थी प्राचीन काल में, जो लंबी वाली, ठीक है, जो 2.5 से 3 फुट लंबी आती थी, उसके बारे में सभी देखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या लगता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, प्रतिदीप्ति नलिकाएं, यह नाम आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप इसको भी पढ़े, साथ में इस ट्यूब को भी पढ़े, ताकि आपके समझ में आ जाए कि कौन सी ट्यूब की बातें कर रहे हैं। इसके साथ में बोलो, यह आपका चौक है। चौक के बाद में देखो ये क्या होता है, असंजित। असंजित का मतलब क्या होता है, फिट, ठीक है। असंजित का मतलब क्या होता है, फिट होता है। यहां पर देखो फिट लगा रखा है। फिट का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर किसी वस्तु का जो कि लगना क्या होता है, उसके अंदर फिट रहना। जैसे मान लीजिए होल्डर के अंदर आप क्या लगाते हो, होल्डर के अंदर आप क्या लगाते हो, बल्ब लगाते हो। तो अगर क्या आपको बोल दे कि होल्डर के साथ बल्ब पे आसंजित कर दे, आसंजित कर दे,
दे तो। अब यहां से आपको देखो ये बोल रहा है होल्डर के साथ बल्ब को आसंजित कर दे तो क्या होता है। अब यहां पर देखो आप आसंजित से कंफर्म नहीं होता है कि आसंजित का मतलब क्या होता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है होल्डर के साथ बल्ब को फिट कर देना या फिर बल्ब को लगा देना। तो इस आसंजित से आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब यही होता है कि चौक को क्या किया गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चौक को क्या किया गया है, लगाया गया या फिर फिक्स किया गया है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो यहां पर देखो इसका पहला क्वेश्चन जो मोटा मोटी भाषा में आप समझेंगे, साधारणतः पढ़े तो ये कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर चौक है जो कि फिट होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या होती है, एक चौक लगती है। चौक आप सभी ने देखा होगा, बीच के अंदर एक चौक लगती है और उस चौक के बगैर कभी भी आपके फ्लोरोसेंट जो कि कार्य नहीं करती है। चौक को आप हटा भी दो तो ये कार्य नहीं करती है। तो इसका कुछ न कुछ कार्य है, उसका कोई ना कोई रीजन है, यहाँ पर उपयोग होना जरूरी है, तभी तो आपने लगा रखी है। वरना तो आप क्या कर देते, जब कंपनी से आती है तब तो आप लगाए रखते हो, फिर आप जैसे वह खराब हो जाती है उसको निकाल के फेंक देते हो। अगर उसकी जरूरत नहीं होती है तो आप क्यों यूज करो। ठीक है, उसका कुछ न कुछ महत्व जरूर है, उसका कोई महत्व जरूर है, तभी वह वहां पर कार्य करती है। तो चौक के बगैर तो ट्यूबलाइट है जो कि जलना संभव नहीं है, तो इसलिए उसको फिट किया जाता है। उसके बाद में देखो चौक कुंडली, चौक कुंडली, यहां पर देखो ये कुंडली वगैरह नाम आ जाए तो आप यहां पर उस कुंडली के बारे में चर्चा मत करना जो आपकी क्या होती है, जो किसी व्यक्ति की कुंडली देखा जाता है, उस कुंडली का जिक्र नहीं। कुंडली का मतलब होता है कोयल। क्या होता है, कोयल। कुंडली का मतलब क्या होता है, कोयल। और कोयल का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग की हुई होती है। जब किसी तारों की अधिक लपेट को क्या कहेंगे, कोयल कहा जाता है। और कोयल का मतलब आप जैसे कूलर की मोटर की वाइंडिंग देखी आप सभी ने, उसके अंदर जो कि अधिक वायरों की लपेट से क्या बनाया जाता है, वाइंडिंग की जाती है। उस वाइंडिंग में जो आपका क्या होता है, प्रत्येक सेगमेंट के बीच में वायरों का टर्न लगाया जाता है। तो मान लीजिए 200, 250, 300 जितना टर्न लगाया जाता है, तो उससे 250 टन की या फिर 300 टन की या फिर 120 टन की या 100 टन की एक जो आपकी क्या बनती है, कोयल बनती है। उस कोयल को क्या बोलते हैं, हमें कुंडली बोलते हैं। उस कोयल को क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। ठीक है ना। उसमें जैसे आपके घरेलू पंखे होते हैं, जो सीलिंग फैन होता है, इसके अंदर आपकी 2 वाइंडिंग होती है। उस वाइंडिंग में जो आपका क्या है, कभी भी आप फैन को खोलते हो तो उसके अंदर में क्या निकलता है, आप में एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। और सभी को पता है रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है। तो रोटर आपका क्या होता है, यानी एक में आपका घूमने वाला भाग, एक आपका स्थिर वाला भाग। ठीक है, तो रोटर का मतलब राउंड करने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका घूमने वाला भाग क्या कहलाएगा, रोटर कहलाएगा। और स्थिर वाला भाग आपका स्टेटर कहलाएगा। तो ठीक है, फैन के अंदर आप किस भाग को स्थित रखोगे, स्टेटर को। जिसमें वाइंडिंग होती है वह भाग क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहां पर आपका एक होता है रोटर, ठीक है, एक होता है आपका रोटर, और एक होता है स्टेटर। एक होता है रोटर और एक स्टेटर होता है। और ये होता है सीलिंग फैन का। किसका होता है, सीलिंग फैन के अंदर 2 उपकरण होते हैं, और सभी के अंदर 2 तो होता ही है। तो 2 आपकी विधि होती है, एक रोटर होता है, स्टेटर। तो आप हमेशा याद रखिए, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। स्थिर भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है, घूमने वाला भाग। और स्टेटर का मतलब स्थिर वाला भाग। ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्थिर वाला भाग, क्या कहलाएगा, स्टेटर। अब इन दोनों में वाइंडिंग किसके ऊपर होती है, तो सीलिंग फैन में वाइंडिंग होती है आपके स्टेटर के ऊपर। ठीक है, वाइंडिंग किसके ऊपर होती है, स्टेटर के ऊपर होती है। तो स्टेटर को आपने देखा, उसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग, एक होती है स्टार्टिंग। अब अंदर वाली रनिंग होती है या फिर बाहर वाली स्टार्टिंग होती है, ये आप क्या करेंगे, जब सीलिंग फैन का विवरण पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो ये आपका बेसिक है, उसको देख ले
तो आपको सबसे पहली बात तो ये, इसके बारे में आपको ओनली फॉर कोयल या फिर कुंडली के बारे में समझने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि स्टेटर के अंदर जो आपकी वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग में जो आपके साधारण है, जो कि सीलिंग फैन के अंदर 220 के आसपास है, जो कि 2 आपका सेगमेंट होता है, ठीक है। यानी आपके स्टेटर के अंदर आपके खांचे कटे हुए होते हैं, और 2 खांचों के बीच में आपका क्या होता है, 220 टर्न का एक कोयल बनती है। उस कोयल को क्या कहेंगे, हमें कुंडली कहेंगे। कोयल को क्या कहेंगे, कुंडली। तो उस कुंडली के बाद अब यहां से समझे को चौक के अंदर कुंडली होती है, तो उस कुंडली का कार्य क्या होता है, उस कुंडली को यहां पर हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर लगाने का जो कार्य क्या होता है, उसका कार्य ये होता है, वह लाइन वोल्टेज बढ़ाती है या फिर लाइन वोल्टेज घटाती है या फिर परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। क्या करती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है या फिर निम्न आवर्ती विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। तो हमारे साथ सबसे पहली बात तो ये, घरों के अंदर एसी सप्लाई कितने वोल्टेज आती है, घरों के अंदर एसी सप्लाई कितना वोल्टेज आती है, लगभग 230 वोल्टेज फिक्स है। अगर फिक्स की बात करें, अगर ऐसा माना जाता है कि हमारे सिंगल फेज एसी सप्लाई के वोल्टेज कितने हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई के आपके वोल्टेज की बात करें तो साधारण घरों के अंदर आपके कितने वोल्टेज आते हैं, 230 वोल्टेज। और आपकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति हमें घरों के अंदर दी जाती है। यदि ऐसे स्रोत को सीधे प्रतिदीप्ति नलिका से जोड़ दिया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर कहने का मतलब यह है कि 230 वोल्टेज सप्लाई को डायरेक्ट हमें इस ट्यूब को दे देते हैं, ठीक है। यह आपका बीच के अंदर जो ट्यूबलाइट के अंदर बीच के अंदर जो डंडा लगा जाता है कांच का, उस कांच के डंडे के ऊपर आपका 2 सिरा होता है। अगर मान लीजिए इस 220 वोल्टेज सप्लाई को डायरेक्ट हम इसके माध्यम से जोड़ दें, तो आपकी ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करा जाता है, दो की धारा को कम करने के लिए क्या करा जाता है, धारा को कम करने के लिए नलिका के श्रेणी क्रम में एक चौक कुंडली लगाई जाती है। क्या किया जाता है, इस फ्लोरोसेंट नलिका के श्रेणी क्रम में अगर बात करें कि चौक किस क्रम में लगती है, चौक समांतर क्रम में लगती है या फिर श्रेणी क्रम में, तो चौक हमेशा श्रेणी क्रम में लगती है, ठीक है। तो धारा को कम करने के लिए नलिका है कि नलिका किसकी बात करिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब के श्रेणी क्रम में किसको लगाया जाता है, आपकी चौक कुंडली को लगाया जाता है, जिसमें उष्मा के रूप में हाथ से कम करते हैं, ठीक है। आपके जो भी हानियां होती है उसको कम कर दे, हमें धारा को घटा लेने के कारण धारा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। विद्युत धारा को कम करने के कारण हमारे सिरों के बीच विभवांतर है जो कि घट जाता है, और विभवांतर घट जाने के कारण हमें धारा का कम मान प्राप्त होता है। तो ये सब आपका क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। मोटा मोटी बात यही है कि विद्युत धारा को कम करने के लिए आपको क्या लगाया जाता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में, नलिका के श्रेणी क्रम में आपका चौक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चौक का। तो चौक के बारे में अच्छी तरह जानते हो आप। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर और क्या क्या सामग्री लगती है, उसके अंदर आपका स्टेटर वगैरह है। तो ये सब क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब के आगे जो कोई अलग से क्लास होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी इतनी बात है, ये थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पर सब चीजें बताना संभव नहीं है। तो इससे बाकी में अगले में क्या हो जाएगा आपका, आगे जैसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब का विस्तार पूर्ण उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, उस समय आपको ट्यूब का अच्छा खासा नॉलेज है जो कि बता दिया जाएगा। तो यहाँ से आप नोट करिए कि आप देखिए कि सीलिंग फैन का तो बेसिक कुंडली के बारे में चर्चा करने के लिए बताया गया, जबकि हमें यहाँ पर आपका मेन पॉइंट था आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब। अगर प्रतिदीप्ति नलिका की बात की जाती है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिपथ के विद्युत धारा कम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के माध्यम से देखो, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह कौन से, तरंग दैर्ध्य व आवर्ती और वेग
या फिर वेग व आवर्ती, या फिर तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, या फिर तरंग दैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरणें प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य बदला जाता है। प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। प्रकाश का क्या होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य आपका बदला जाता है। क्या बदला जाता है, वेग और तरंग दैर्ध्य। तो दोनों में क्या बदला जाता है, वेग और तरंग दैर्ध्य बदला जाता है, आवर्ती कभी भी नहीं बदली जा सकती। ठीक है, तो यहां पर आप करें कि प्रकाश तरंगों यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके लिए क्या बदला जाता है, प्रकाश का वेग और क्या तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। ठीक है, लेकिन आवर्ती कभी भी नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, आवर्ती परिवर्तन नहीं होती। ठीक है, आवर्ती परिवर्तन नहीं होती है। प्रकाश जब वायु से कांच में जाता है, प्रकाश जब वायु से कांच में जाता है तो वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ठीक है, प्रकाश जब वेग से कांच में जाता वायु से कांच में जाता है, प्रकाश जब वायु से क्या है कांच में जाता है तो आपका क्या हो जाता है, वेग व तरंग दैर्ध्य बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से आप नोट करें ऑप्शन नंबर तरंग दैर्ध्य आवर्ती, तो आपने क्या बोला, आवर्ती परिवर्तन नहीं होगी। आवर्ती परिवर्तन नहीं होगी तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये तो कह रहा है तरंग दैर्ध्य आवर्ती वेग तीनों बदलता है, तब आपका क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है आवर्ती तो परिवर्तन नहीं होती है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। ये बोल रहा है वेग और आवर्ती, तो ये सबसे पहले मना कर रहा है, आवर्ती तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होती है, तो भी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, तो आवर्ती के लिए तो स्पष्ट मना कर रखा है, तो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी भी क्या होता है, गलत हो जाता है। यहां पर अगर बात करें तरंग दैर्ध्य और वेग क्या बदला जाता है, तरंग दैर्ध्य और वेग जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है तो आपका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और आपका वेग है जो कि परिवर्तन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से देखो ये समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण होता है। प्रकाश का विसरण होता है और इसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण मुख्य कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण होता है। तो यहां पर देखो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, इसका प्रमुख कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। धूल के क्या होते हैं, कण। आपने देखा है वायुमंडल के अंदर अनेक छोटे छोटे धूल के कण है जो कि होते हैं, इसके कारण है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। तो हमें पूछा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण क्या है,
तो आपका वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण के कारण है, जो कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। प्रकाश के परिकिरण की घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण है? प्रकाश के परिकिरण की घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तथा वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के परिकिरण के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो जब आपको देखा है वर्षा ऋतु में जल के कारण है, जो कि आपका प्रकाश का क्या होता है? परिकिरण होता है। उस कारण क्या होता है? आपका इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के बारे में आप सबने देखा होगा। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? जब वर्षा होती है, तो वर्षा में आपकी वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के परिकिरण के कारण ये भी आपका किस कारण बनता है? परिकिरण के कारण। ये किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष भी हमेशा जल के बूंदों के परिकिरण के कारण आपका क्या बनता है? इंद्रधनुष। और याद रखिए, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा बोले तो सूर्य की किरणों के कारण बनता है, लेकिन सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। जब सूर्य पश्चिम में होता है, तो आपका इंद्रधनुष कहां पर बनता है? पूर्व। कहां पर बनता है? पूर्व में बोले तो विपरीत दिशा में बनता है। तो आप सब ने देखा होगा, इंद्रधनुष के बारे में सब अच्छी तरीके से जानते भी है, लेकिन इसका क्या होता है? साधारण अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर देखो, साइंस के अकॉर्डिंग इसका नाम इंद्रधनुष है, लेकिन आप साधारण जो कि आपके किसी भी क्षेत्र की अलग अलग भाषा के रूप में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको किस क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप इस क्लास के जो कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए कि आपके मातृभाषा में इसको क्या नाम है बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने कलर होते हैं, ये दो चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और आगे जैसे भी इंद्रधनुष का क्वेश्चन आएगा उस समय आपको इंद्रधनुष के बारे में व्याख्या पूर्ण बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यह किसी रंग का प्रकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो किसी रंग का प्रकिरण है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? आपके धूल के कण हो जाता है। क्या हो जाता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण हो जाता है। तो इसी के साथ हम बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बाकी आप स्टडी लगातार कर रहे हो, तो इन सभी का क्या हो रहा है? लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो कि आपका जनरल साइंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, आपके असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है, बाकी आप देखिए आपके आगे टेक्नीशियन में कितने क्वेश्चन है, या फिर आरपीएफ में कितने क्वेश्चन है, तो सबको क्या करेंगे? एक एक करके क्लियर करने के लिए आप सब लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।